हाँ, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में अपन बात कर रहे थे नवीन राज की कला के बारे में। नवीन राज के विषय राज्य एवं समाज द्वारा देश काल तथा व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर निश्चित किए जाते थे। इस प्रकार शाश्वत नियमों तथा परंपरागत विषयों को अंकित करने वाली प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन होने लगा। मृत सम्राटों के जीवन में घटित हुई अनेक साधारण घटनाएं, जैसे सभा में विदेशी दूतागमन, उत्सव, अन्य देशों से मंगाई वस्तुओं का निरीक्षण आदि का भी चित्रण का होने लगा था। इसे हम आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ पक्षी तथा मछली पकड़ना एवं जंगलों में पशुओं के आखेट के दृश्य भी चित्रित हुए। इन चित्रों में एक परिवर्तन आया। जंगली पशुओं के आखेट के दृश्यों में शिकारी राजा को घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले छोटे रथ में आरूढ़ दिखाया जाने लगा। जंगली पशु चौकड़ी भरकर भागते चित्रित होने लगे और यह तत्व यहाँ की कला में हिक्सास आक्रांताओं द्वारा समाविष्ट किए गए। यानी ये विदेशी प्रभाव यहाँ उस समय आ गया था। वैसे कहीं कहीं प्राचीन युग में भी इस प्रकार के चित्र बनते थे, लेकिन इतनी परिपक्वता के साथ नहीं बने हैं। इस समय इन लोगों के धार्मिक विश्वासों में भी परिवर्तन नजर आता है। सत्य के प्रतीक आमेन नामक देवता की वार्षिक सवारी निकाले जाने लगी। उसे नदी में नावों पर सैर कराई जाती। तत्पश्चात उसे देवी हाथोर के मंदिर का निरीक्षण कराया जाता और इसके उपरांत उसे सभी मृत राजाओं के समाधि गृहों में ले जाया जाता। इन समाधि गृहों में संबंधित परिवारों के लोग एकत्रित होकर रात भर आमोद प्रमोद मनाते और मृत पूर्वजों को भी उनमें सम्मिलित करने हेतु भित्ति पर उसके बड़े आकार के चित्र अंकित कराते। उसे एक शानदार भोज में सम्मिलित दिखाया जाता था। इस प्रकार समाधि गृहों के भीतरी कक्षों की उन दीवारों पर भित्ति चित्र बनने लगे जहां शवों को रखा जाता था। नवीन राज की शैली के आरंभ में अमनहोतप तृतीय के शासन काल तक की कला का विकास थीबन शासकों एवं अधिकारियों के समाधि गृहों में स्पष्ट देखा जा सकता है। यद्यपि नवीन राज की आकृतियां भी प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर बनी थी, तथापि उनमें छरहरापन, फुर्ती, हल्कापन, मुद्राएं बड़ी सुंदर तथा चेष्टाएं अभिव्यंजनापूर्ण हैं। तुलिका बड़ी आंध्र है और रंग योजना में सूक्ष्मता से अनेक बल प्रस्तुत किए गए हैं। थूथमूस तृतीय के समय की कला में विलास, वैभव तथा शान शौकत का चित्रण हुआ। मुख्य रूप से शानदार भोज संबंधी चित्र बहुत बने हैं। यानी एक विशाल जो शानदार भोज का चित्र बने, वो असंख्य मात्राओं में बनाए गए। अमनहोतप द्वितीय के समाधि गृह में लंबी क्षैतिज पट्टियों में भोज का एक विशाल दृश्य अंकित है। भोजन करने वाले व्यक्ति भूमि पर सरकंडों के आसन बिछाकर बैठे हैं। उनके सिर पर कुल्ले नुमा सफ़ेद टोपी पहनाई गई है। युवती बालाएं उनके प्यालों में मदिरा उंडेल रही है तथा उन्हें पुष्पहार पहना रही है। प्रस्तुत ये चित्र आप देख सकते हैं। इसमें ये मदिरा पात्र भी दिखाई दे रहा है और ये महिला आकृति बनाई गई है, जो एक इस दासी की महिला है जो उसको मदिरा उंडेल रही है। आकृतियां एक दूसरी पर आक्षिप्त भी चित्रित की गई हैं। इनसे चित्रों में स्वाभाविकता तथा गहराई का समावेश हुआ। थूथमूस चतुर्थ के समय के एक समाधि गृह में भी इस प्रकार के विषयों का अंकन हुआ। कुमारिकाएं लंबे केस, सुवर्ण कुंडल में आदि से युक्त तथा अपूर्व सौंदर्य में हैं। उनके नेत्र किंचित झुके हैं। इस युग में इस प्रकार के दृश्यों को कुछ स्वतंत्रता पूर्वक चित्रित करने की प्रवृत्ति आरंभ हो चुकी थी। नवीनता, नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षण, सहजता, स्वाभाविकता और जीवन के समान वास्तविकता एवं जीवन के प्रति निकटता की ललक इस युग की कला में हमें दृष्टिगोचर होती है। इन चित्रों में प्रमुख व्यक्तियों को एक पट्टी में तथा गौण पात्रों को अन्य पट्टियों में चित्रित किया गया है। उदाहरणार्थ, नर्तकियों का समूह एक पृथक स्थान पर चित्रित है। ऊपर की पट्टी में अतिथि बैठे हैं और नीचे की पट्टी में एक वंशी वादिका, 3 गायिकाएं
तथा 2 नर्तिकाएं अंकित हैं। गायिकाएं हाथों से ताल दे रही हैं। नर्तकियां अलंकृत किंतु अनावृत हैं। अनावृत का मतलब होता है नग्न। दोनों के शरीरों में पर्याप्त गति दर्शाई गई है एवं नर्तकी ऊपर की ओर तथा दूसरी नीचे की ओर ताली बजाती हुई अंकित है। एक का मुख गायन वादन करती युवतियों की ओर है और दूसरी विपरीत दिशा में उन्मुख है। कलाविदों के विचार से इन चित्रों के माध्यम से नारी सौंदर्य की अंतहीन विविधता को प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। इन चित्रों में जालीदार पर्दाज तथा बिंदुवर्तना दाना पर्दाज का भी प्रयोग हुआ है। इस विधि में चित्रण करने वाले चित्रकार स्वतंत्रता पूर्वक आकृतियां बनाने लगे। उन्हें आंतरिक रेखांकन की आवश्यकता नहीं रही। फिर भी महत्वपूर्ण व्यक्ति चित्रों में इस विधि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आरंभ में नीले, हरे तथा श्वेत आदि प्रधान रंगों का प्रयोग हुआ। धीरे धीरे रंगों में विविधता एवं पारदर्शिता आने लगी। फिर भी प्राय आभाहीन अपारदर्शी रंगों का ही प्रयोग इस युग की प्रौढ़ कला में अधिक हुआ। इस युग की अखनातन के समाधि गृह की कला में सूर्योपासना संबंधी विषयों का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। सम्राट के पारिवारिक जीवन के दृश्यों को भी यथा स्थान मिलने लगा और इस युग की आकृतियां बड़ी दुर्बल तथा अनुपात विहीन प्रतीत होती हैं। लगता है कि रुग्ण मनुष्यों का चित्रण किया गया हो। अखनातन के युग की कला में विषयों तथा शैली में यह परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। कहा जाता है कि यह कला नहीं थी, फिर भी उसने कला की धारा को मोड़ दिया। प्राचीन परंपराएं प्राय समाप्त हो गई। इस परिवर्तन का कारण विषय की धर्म विहीनता, आकृतियों की व्यंजनापूर्णता एवं विभिन्न प्रकार के क्षणिक क्रियाकलापों में रुचि का उत्पन्न होना माना गया। अखनातन के परिवार के एक चित्र में सम्राट अखनातन, उसकी पत्नी साम्राज्ञी नेफरतिति एवं 3 पुत्रियां हैं। ऊपर सूर्य का एक बड़ा सा गोला है जिसमें से निकली हुई दोनों के सिरे मनुष्य के हाथ के समान दिखाई दे रहे हैं। अखनातन के पश्चात उसका दामाद तुतनखामन सम्राट हुआ। उसके समय का बहुमूल्य सिंहासन सुरक्षित है और इसके साथ साथ अन्य अनेक वस्तुएं भी मिली है। सिंहासन की पीठ पर सम्राट और उसे कोई पेय भेंट करती हुई साम्राज्ञी अंकित है। 19वें राजवंश में राजा को देवीय भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया। यानी ये बातें आते राजा की जो शक्तियाँ या जनमानस में जो उसके प्रति जो एक विश्वास या इस प्रकार की भावना पैदा हुई थी, अब वापस उसकी देवी भावना को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया और ये माना गया कि जनता के लिए राजा एक देवता के समान है। देवताओं तथा ईश्वर की यात्राओं एवं उत्सवों से संबंधित प्राचीन विषय पुनः चित्रित होने लगे। यानी इस भावना को प्रबलता प्रदान करने के लिए देवताओं और ईश्वर की यात्राओं उनमें उत्सवों भी शामिल हैं आदि को जो प्राचीन समय से जो चित्रित विषय थे उनको वापस यहाँ प्रायोरिटी से स्थित किया जाने लगा। 19वें तथा 20वें राजवंशों के समय विदेशी आक्रमणों के कारण देश की सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया और राजाओं की वीर भावना को बलवती करने के हेतु इसी प्रकार के चित्र भी बनाए गए। यानी अब राष्ट्रीय भावना को प्रबलता के लिए भी इस प्रकार के चित्र बनाना जरूरी होने लगा और ये बनाया गया। राजा को युद्ध करते हुए तथा युद्ध में शत्रु का संहार करते हुए अंकित किया जाने लगा जिससे कि राष्ट्रीय भावना पैदा हो। बीच बीच में भौगोलिक चिन्ह भी अंकित हैं। राजाओं को रथारूढ़ दिखाया गया और चित्रों में वास्तविक संघर्ष न दिखाकर प्राय शत्रु का पलायन ही दर्शाया गया है। परवर्ती चित्रों में वास्तविक युद्ध को भी चित्रित करने का प्रयत्न किया जान पड़ता है। संघर्ष, व्यूहरचना एवं विजय सभी कुछ प्रस्तुत करने की यहाँ चेष्टा देखी जा सकती है इन चित्रों में। रैमसेस द्वितीय के देश के युद्ध का दृश्य इसका अच्छा उदाहरण है। रैमसेस एक द्वितीय राजा हुए हैं, उनके काम देश के एक युद्ध दृश्य चित्रित किया गया जो यहाँ सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम मान सकते हैं।
युद्ध का जो साहित्यिक विवरण उपलब्ध है उससे इस चित्र की घटनाएं बहुत अधिक मेल खाती प्रतीत होती है। परवर्ती राजाओं के समय इस प्रकार के चित्रों के सूक्ष्म विवरण प्राय बिल्कुल भी अंकित नहीं किए गए। इन राजवंशों के समय की कला में से पूर्वकालीन उल्लास तथा उत्सव संबंधी आमोद प्रमोद के विषयों का निष्कासन सा हो गया था। नवीन राज्य के उत्सवों में फूलों का बहुत महत्व था, अतः दीवारों पर पुष्प मालाओं के अनेक अलंकरण चित्रित हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रकृति के इस प्रकार के अंकन में कीर्तन कला का प्रभाव है, यानी कीर्तन कला का प्रभाव को इन प्रकृति प्रदत्त चित्रों में देख सकते हैं। मालकता के राजमहल में बने अनावृत राजकुमारियों के चित्र में केवल रंगों से ही गठनशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया गया है। कुछ अन्य समाधि ग्रहों में भी इस प्रकार के चित्र उपलब्ध हुए हैं। दीर अल मदीनह के एक चित्र में बंसी बजाकर नाचती हुई एक गणिका की आकृति गृह स्वामी की सैया के सिरहाने एक विशिष्ट क्षेत्र में अंकित की गई है। अब नेक्स्ट जो पीरियड है नवीन राज्य के पश्चात की कला, जिसका समय माना जाता है 1805 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक का, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये नवीन राज्य के पश्चात में जो वंश आते हैं वो है 21वें वंश से 24वें वंश तक का ये समय माना जाता है। इस युग का मिस्र, थीबन तथा थीनी इन दो धाराओं में विभक्त हो गया। लीबियन राजाओं का 22वां वंश केवल कुछ ही समय तक यहाँ एकता रख सका। यद्यपि इसके पश्चात थीबन परंपरा राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल हो गई, किंतु उसकी कला परंपरा प्राय 24वें वंश तक चलती रही। यानी राजनीतिक उठापटक से कला के ऊपर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन इतना नहीं पड़ा, लेकिन कला परंपराएं अपने यथावत रूप में चलती रही 24वें राजवंश तक। निर्धनता के कारण देश में किसी बड़े स्मारक का निर्माण नहीं हुआ, ये भी देखने में आया। राजाओं ने प्राचीन भवनों पर अधिकार कर लिया और उन्हीं में किंचित वृद्धि करते रहे। 21वें राजवंश के समय बने समाधि गृहों के साथ साथ कला का थीबन युग समाप्त हो गया, किंतु थीबन विषयों की परंपरा 22वें राजवंश के समय में भी अनुकृत होती हुई चली आई। नूबियन युग के समाधि गृहों में, जो कि 24वें से 26वें वंश के हैं, प्राचीन विषयों का अंकन हुआ और 26वें वंश के आरंभ में शरीर की रचना में कुछ अंतर आया। यानी शरीर के जो रचना विधान था उसमें हम अंतर देख सकते हैं। इस समय पैर के तलवे से ऊपर के पलक तक शरीर को 21 भागों में बांटा गया। नवीन राज्य के समय यह 18 भागों में विभक्त किया गया। यानी ये मोटा मोटा अंतर हमें इसमें दिखाई जान पड़ता है। इस समय की आकृतियों की सीमा रेखाएं पहले के समान स्पष्ट तथा विवरणात्मक नहीं है। जहाँ प्राचीन आकृतियों के आदर्श का पालन हुआ है, वहाँ अनुकृति भी न होकर किंचित परिवर्तन मिलता है। इस युग के कुछ उत्कीर्ण चित्रों में वृद्धावस्था का अंकन भी मिलता है। इस प्रकार की आकृतियों में किंचित यथार्थवादिता भी है। इस युग के अंत में जो चित्र उत्कीर्ण हुए उनमें बड़े सिर, विवरणों की बारीकी, आकृतियों की विशालता तथा अधिक से अधिक स्थान में आकृतियां अंकित करने की प्रवृत्ति, अलंकारिक पुष्पों का अभिप्राय तथा बड़ी सुंदर और बहुत सी सलवटें पड़े हुए वस्त्र आदि विशेषताएं प्रचुरता से मिलती हैं। आकृतियों में घनत्व तथा मुद्रानुसार सही स्थिति को भी अंकित करने का प्रयत्न हुआ। नूबियन सम्राटों को अपने विजय के चित्र अंकित कराने का भी शौक था। नव मेम्फाइट शैली में अंकित नूबियन सम्राट तहर का अपने शत्रु लीबियन राजा उसके परिवार पर विजय प्राप्त करते हुए नरसिंह के रूप में अंकित हैं। फारसी विजय के उपरांत बने उत्कीर्ण चित्रों में पृष्ठभूमि का चिकनापन तथा आकृतियों की रुक्षता दर्शनीय है। फारसी शासन के अधीन होने पर मिस्री कला में ओज का भी समावेश माना जाता है। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत मिस्र में अलंकरण का स्थान संकुचित हो गया। संयोजन में एक रूपता आने लगी और विवरण भी प्राय एक से ढंग के दिए जाने लगे। हेलेनिक शैली का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा
और प्राचीन मिस्री नियमों का ही पालन होता रहा। चित्रों में आंतरिक क्षेत्र में ही गूढ़ाक्षर लिखे जाते रहे। रोमन प्रभाव से रंग योजना में कुछ अंतर आया, ये तो देखने में आता है। पृष्ठभूमि अब मटमैली हरी बनाई जाने लगी। बादामी एवं बैंगनी प्रभाव से रंग योजनाओं में कुछ अंतर आया। पृष्ठभूमि के अलावा हेलेनिक कला के अनेक अभिप्राय मिस्र में प्रयुक्त हुए। दैनिक जीवन संबंधी दृश्यों का भी चित्रण हुआ और उत्कीर्ण चित्रों में उभरे हुए रिलीफ तथा डूबे हुए रिलीफ दोनों ही तकनीकों का सुंदर प्रयोग इसमें दिखाई देता है। यानी लास्ट के जो स्टेज पर जो कला थी उसमें हम ये पाते हैं कि उत्कीर्ण चित्रों में उभरे हुए रिलीफ तथा डूबे हुए रिलीफ दोनों ही तकनीकों का सुंदर प्रयोग इस कला में हम देख सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट मिस्री कला का जो वीडियो होगा वो मिस्र की कला की विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। धन्यवाद।